हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया सीरीज़ का पार्ट 2। हीमोफीलिया सीरीज़ पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया कितने टाइप का होता है और हीमोफीलिया जेनेटिकली कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो हमने देखा था हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें नॉर्मली क्या होता है, एक इंडिविजुअल में इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, तो एक टाइम के बाद क्लॉटिंग सिस्टम की वजह से ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिया में कुछ फैक्टर्स की कमी की वजह से, वो फैक्टर 8 हो सकता है या फैक्टर 9 हो सकता है, जिसकी कमी की वजह से ब्लीडिंग खुद से एक नहीं स्टॉप होती है, वो लंबे टाइम तक ब्लीडिंग बॉडी में होती रहती है, जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। अगर फैक्टर 8 की कमी है तो उसे हम कहेंगे हीमोफीलिया ए, या फैक्टर 9 की कमी है तो उसे हम कहेंगे हीमोफीलिया बी। अभी हम देखते हैं कि हीमोफीलिया बॉडी में, अगर हीमोफीलिया का पेशेंट है तो उसके बॉडी में कहीं भी कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार वो ब्लीडिंग हमें दिखती है और कई बार वो ब्लीडिंग हमें नहीं दिखती है। मीन्स बॉडी ब्लीडिंग इंटरनली हो सकती है, बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है। बच्चों में ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें हमें, जब बच्चे छोटे होते हैं उसमें हम ब्लीडिंग के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियसली ज़्यादा होती है। कई बार ब्लीडिंग का कारण हमें पता होता है, कई बार ब्लीडिंग का कारण हमें नहीं पता होता है। कई बार ब्लीडिंग इंजरी की वजह से हो सकती है ना, और हमें उसे कारण पता होता है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बढ़ती जाती है। छोटे बच्चों में कोई इंजरी हो गई या एक तरह की सर्जरी होती है छोटे बच्चों में, जो अक्सर होती है सर्कमसीजन करके एक इंजरी होती है जो कि छोटे बच्चों में होती है। उस सर्जरी में क्या होता है कि पेनिस के ऊपर में जो स्किन की कवरिंग होती है उसको हटाते हैं, उसको बोलते हैं सर्कमसीजन सर्जरी। ये दुनिया के कई देशों में होती है और कई रिलीजियस रिचुअल की वजह से इस तरह की सर्जरी होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर हीमोफिलिक पेशेंट है, हीमोफीलिया है बच्चे को, तो ब्लीडिंग लंबे टाइम तक होती रहती है। तब हमें जाके कहीं पता चलता है कि इसको ब्लीडिंग है। नहीं तो कई बार हमें क्या होता है, छोटे बच्चों में पता ही नहीं चलता है कि ब्लीडिंग है, मतलब हीमोफीलिया है। अगर बच्चा छोटा है, क्योंकि उसको ब्लीडिंग होती नहीं है, तो कुछ टाइम तक हमें पता नहीं चलता जब तक वो चलना वलना शुरू नहीं कर देता है। ऐसे ही कई बार माउथ में इंजरी हो गई, मुंह में इंजरी हो गई, या दांत जब उखड़ते हैं तब नॉर्मल बच्चों में ब्लीडिंग होती है, लेकिन एक टाइम के बाद जल्दी अपने आप स्टॉप हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिक पेशेंट के जो बच्चे होते हैं, हीमोफीलिया वाले बच्चे होते हैं, उसमें लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी ब्लीडिंग बढ़ती जाती है और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बढ़ती जाती है। धीरे धीरे उनके जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है, मसल्स में ब्लीडिंग होती है, और जॉइंट और मसल्स को भी ये अफेक्ट करता है। हीमोफिलिक पेशेंट में जॉइंट ब्लीड बहुत कॉमन है। तो हम देखते हैं जॉइंट ब्लीड क्यों होता है और ये जॉइंट क्या होता है। जॉइंट वो एरिया होता है जहाँ पे दो बोन आपस में मिल रही है, जहाँ पे दो बोन आपस में मिल रही है वो एरिया कहलाता है जॉइंट या जोड़। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हड्डी के एंड पॉइंट में वाइट कवरिंग है, वाइट एरिया जो दिख रहा है, वो कहलाता है कार्टिलेज। ये एक स्मूथ सरफेस होता है जो बोन के एंड पॉइंट को कवर करता है, वो कहलाता है कार्टिलेज। इसकी वजह से क्या होता है कि बोन आपस में घर्षण नहीं होता है। एक स्मूथ एरिया आता है जिससे बोन आपस में घर्षण ना करें, घिसे नहीं, ठीक। तो ये कहलाता है कार्टिलेज। जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है, ये बाहर की तरफ जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ रहा है, ये कहलाता है जॉइंट कैप्सूल। इसमें लिखा भी हुआ है जॉइंट कैप्सूल। और इसके अंदर जो हल्की ब्लू लाइनिंग है वो कहलाती है साइनोवियम। इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, यानी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। जो ये जो साइनोवियम है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये स्लिपरी ऑयली फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो कि हेल्प करता है जॉइंट्स को ईज़िली मूव करने में। ईजी तरीके से आसानी से हमारा जॉइंट मूव कर सके, वो इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से होता है। कई बार क्या होता है, साइनोवियल में इंजरी होने की वजह से जो कैपिलरीज होती हैं, तो साइनोवियल में इंजरी होने की वजह से ये कैपिलरी रप्चर हो जाती हैं और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है।
ख़ासतौर से हीमोफिलिक पेशेंट में और जिनको सीवियर हीमोफीलिया है उनके केस में ये ऐसी ब्लीडिंग बहुत कॉमन होती है। नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर इस तरह की ब्लीडिंग या इस तरह की इंजरी होती है तो क्लॉटिंग सिस्टम की वजह से वो ब्लीडिंग ईज़िली स्टॉप हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, ये ब्लीडिंग कंटिन्यूस होती रहती है और जॉइंट पूरा स्वेल हो जाता है और काफ़ी पेनफुल हो जाता है। अगर ब्लीडिंग अगर जॉइंट में होती है तो अगर हीमोफिलिक पेशेंट है तो उससे पहले ही पता चल जाता है कि हीमोफिलिक पेशेंट को कि उसके जॉइंट्स में ब्लीड होने वाला है, क्योंकि वो एरिया में उसको टिंगलिंग, जो उस जॉइंट में उसको टिंगलिंग और बॉम फील होने लगता है, मतलब वो एरिया उसको झंझनाहट होने लगती है उस जॉइंट्स में और वो जॉइंट थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पहले ही पता चल जाता है कि उस जॉइंट में ब्लीड होने वाला है। ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग होती रहती है और पूरे कैप्सूल जो है वो ब्लड से भर जाता है और जॉइंट जो है वो स्वेल हो जाता है और काफ़ी पेनफुल हो जाता है और मूवमेंट करने में काफ़ी हार्ड हो जाता है। नॉर्मल क्या होता है कि बिना ट्रीटमेंट के ही जो स्वेलिंग है, ब्लीडिंग की वजह से जो स्वेलिंग हो रही है उसके प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और बाद में एक सेल होता है, एक स्पेशल सेल होता है जॉइंट्स के अंदर जो कि उस ब्लड को, जो जॉइंट में ब्लड है उसको क्लियर करने का काम करता है। एक स्पेशल सेल होता है जो कि जॉइंट्स में जो ब्लड है उसको क्लियर करने का काम करता है। मोस्ट कॉमन जॉइंट्स हैं जिनमें ब्लीडिंग बहुत कॉमन होती है वो है एंकल्स, नी एंड एल्बो। उसके अलावा जो जॉइंट्स हैं वो है टोज़, शोल्डर एंड हिप, जिनमें ब्लीडिंग बहुत कॉमन होती है। हैंड्स के जॉइंट्स में ब्लीडिंग बहुत कॉमन नहीं होती है, अनकॉमन होती है, एक्सेप्ट अगर कोई इंजरी ना हो जाए। अगर जॉइंट में ये रिपीटेड ब्लीडिंग लंबे टाइम तक होती रहती है तो जो साइनोवियम है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और ब्लीडिंग बहुत ईजिली होने लगती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोबाइटिस। हर ब्लीड के बाद कुछ ना कुछ ब्लड जॉइंट में रह जाता है, जिसकी वजह से साइनोवियल जो है वो साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है ना। जो साइनोवियल फ्लूइड क्या है, जो स्लिपरी वाली फ्लूइड होता है जो कि मूवमेंट को इजी करता है, तो वो साइनोवियम जो है वो साइनोवियल फ्लूइड को प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन साइनोवियम के थ्रू कम हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स हमारा इजीली मूव नहीं करता है, मूवमेंट में हेल्प नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा कार्टिलेज, जो बोन की कवरिंग है, इंड एरिया की कवरिंग है कार्टिलेज, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, डैमेज होने लगती है, जिससे हमारा जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाता है, काफ़ी पेनफुल हो जाता है मूवमेंट करने में और अनस्टेबल हो जाता है। और ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है जब हमारे जॉइंट्स के आसपास की मसल्स वीक हो जाती हैं। टाइम के साथ साथ ये कार्टिलेज टूटने लगता है और हमारे कुछ कार्टिलेज टूटने के साथ हमारी कुछ बोन भी में टूटने लगती हैं और ये सारी, और हमें मूवमेंट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोफिलिक आर्थराइटिस। ठीक, ये कहलाता है हीमोफिलिक आर्थराइटिस। जो दूसरा एरिया है मसल ब्लीड का, वो दूसरा जो सबसे ज़्यादा मसल ब्लीड होता है वो मसल्स में होता है। जॉइंट्स के बाद जो एरिया है बॉडी में वो सबसे ज़्यादा होता है मसल्स में जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है वो मसल इंजरी की वजह से मसल्स में ब्लीड हो सकती है। कई बार हमें इसका कारण पता होता है, कई बार हमें इसे कारण नहीं पता होता है। जो नॉर्मल नॉन कारण है रीज़न है वो आपके हो सकते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो सकता है, या बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हो उस टाइम पे हो सकता है, या फिर गिरने की वजह से हो सकता है। देखा जॉइंट ब्लीड के बाद मसल ब्लीड जो मोस्ट कॉमन एरिया होता है जहाँ पे हीमोफीलिया में सबसे ज़्यादा ब्लीड होती है। तो अब क्या होता है मसल ब्लीड में, अगर मसल ब्लीड होता है तो क्या होता है, तो हम देखते हैं। अगर मसल ब्लीड होगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे मसल्स हमें स्टिफ और पेनफुल फील होगा। मसल्स ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, मसल ब्लीड की वजह से क्या होगा, वो एरिया स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से मसल्स वार्म और काफ़ी पेनफुल होगा, टच करने पे पेन होगा और मसल्स
जिस मसल्स में ब्लीड है वो थोड़ा सा वार्म होगा, गर्म होगा। और अगर सुपरफिशियल ब्लीडिंग है, सुपरफिशियल मसल में ब्लीड है, तो हमें बाहर से दिख भी सकता है कि ब्रूसिंग यानी लाल या नीले कलर के चकत्ते हमें स्किन पे दिख सकते हैं, हम देख सकते हैं। अगर डीप मसल्स है, अगर सम डीप मसल्स में ब्लीड हो रहा है तो स्वेलिंग की वजह से, ब्लीडिंग होने के बाद जो स्वेलिंग होती है उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे नर्व्स और आर्टरीज में कंप्रेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें उसमें टिंगलिंग और नमनेस फील हो सकता है। टिंगलिंग में झंझनाहट और सुन्नपन सा फील हो सकता है नर्व्स और आर्टरीज कंप्रेस होने की वजह से, जो कि मसल ब्लीड के बाद जो स्वेलिंग होती है उसकी वजह से होती है। मसल्स टाइट हो सकती हैं, मसल टाइट हो जाती हैं ब्लीडिंग के बाद। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है, किसी भी इंजरी के बाद मसल्स टाइट हो जाती हैं, वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है कि हम फर्दर इंजरी से बचाने के लिए, जिससे हम फर्दर मूवमेंट ना करें, जिससे फर्दर इंजरी ना हो, उसके लिए मसल्स जो होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, जिसे हम मसल स्पाज्म कहते हैं। इसकी वजह से हमारे जॉइंट्स और मूवमेंट करने में थोड़ी सी इतनी प्रॉपरली मूवमेंट नहीं हो पाता है जॉइंट्स में। मोस्ट कॉमन मसल है जिसमें ब्लीडिंग होती है वो है काफ मसल। काफ मसल लेग की जो पीछे वाली मसल है, जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ये राउंड, ये काफ मसल्स है। उसके अलावा आपकी थाई मसल्स है और आर्म मसल्स है। ये मोस्ट कॉमन मसल्स हैं जिसमें ब्लीड इजीली होता है। उसके बाद है हमारे श्वास मसल्स है। श्वास मसल्स है। फोर आर्म की मसल्स है ये। इसके बाद ये मसल्स जो है इसमें कॉमन मसल ब्लीड होती है हीमोफीलिया के केस में। इस ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, इस एरिया में ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होता है, खासतौर से श्वास मसल्स और फोरआर्म की मसल्स में जो नर्व या ब्लड वेसल में कंप्रेस हो सकती हैं, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से परमानेंट डैमेज हो सकता है वो एरिया। जो हैंड की मसल्स होती हैं उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, एक्सेप्ट अगर कोई इंजरी ना हो जाए, है ना। कोई इंजरी होने के बाद ही उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्लीड होने के। नॉर्मली हैंड्स की मसल्स में ब्लीडिंग बहुत कम होती है। अगर ब्लीडिंग लंबे टाइम बार बार होती रहे, रिपीटेड मसल्स में ब्लीड होते रहे, तो क्या होंगी, मसल्स हमारी वीक हो सकती हैं, शॉर्ट हो सकती हैं शॉर्ट टाइम के लिए, या फिर परमानेंटली शॉर्ट हो सकती हैं, जिसे हम कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। और वो मसल्स क्या होते हैं, जॉइंट्स को लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मसल्स हमारी वीक हो गई हैं और कॉन्ट्रैक्चर हो गया है। जो मसल्स जॉइंट के ऊपर या नीचे हैं, वो अगर उसमें ब्लीड होता रहता है, रिपीटली ब्लीड होता है, तो वो ईज़िली जॉइंट्स को मूव नहीं करा पाएंगी और उसमें उस एरिया में ब्लीडिंग बहुत कॉमन हो जाएगी। मसल्स ब्लीड की वजह से कई बार हमारी नर्व या आर्टरी डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स वीक या पैरालाइज हो सकती है। अगर परमानेंट जॉइंट और मसल्स और नर्व अफेक्ट होती रहे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को चलने, खड़े होने और बैठने में दिक्कत हो सकती है। मतलब कि पेशेंट डिसेबल की कंडीशन में भी जा सकता है। हीमोफिलिक पेशेंट में डिसेबिलिटी भी हो सकती है। कुछ एरिया की ब्लीडिंग काफ़ी सीरियस होती हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं, जैसे कि हेड इंजरी के बाद जो हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, हेड इंजरी के बाद हेड ब्लीड जो होती है वो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। अगर हेड ब्लीड हो रहा है तो हमें पेशेंट में हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, स्लीपीनेस यानी सिर में दर्द हो सकता है, उसको उल्टी जैसी या वोमिटिंग जैसी फील हो सकती है, कन्फ्यूजन होगा, वीकनेस फील होगा पेशेंट को, उसको फिट्स, चक्कर आएंगे और उसका कॉन्शियसनेस लॉस हो सकता है। अगर ये सारी कंडीशन हो रही है पेशेंट में, हमें दिख रही है, तो हमें तुरंत इमरजेंसी में उसको ले जाना चाहिए, कॉल करना चाहिए, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरी जो ब्लीडिंग है, थ्रोट ब्लीडिंग है, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, इंजरी की वजह से हो सकती है, कोई डेंटल इन्फेक्शन की वजह या सर्जरी की वजह से हो सकती है, वो भी काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्वेलिंग हो जाएगी और गले में स्वेलिंग हो जाएगी और पेशेंट को स्वेलिंग और ब्रीदिंग करने में दिक्कत होगी, जिससे ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस
ब्लीडिंग होती है, थ्रोट ब्लीडिंग भी काफ़ी सीरियस ब्लीडिंग होती है। दूसरी, अगर मेजर ब्लड लॉस हो जाए तो भी काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, लेकिन इस तरह की ब्लीडिंग पेशेंट हीमोफिलिक में अनकॉमन होता है, एक्सेप्ट अगर कोई ऐसी इंजरी या कोई मेडिकल कंडीशन ना हो तो। अदर ब्लीडिंग की बात करें जो सीरियस है, वो आपकी आई ब्लीडिंग है, स्पाइन है और श्वास मसल्स है। ये काफ़ी सीरियस ब्लीडिंग है, बट ये इतनी लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग नहीं है, पर सीरियस ब्लीडिंग होती है। आई, स्पाइन एंड श्वास मसल्स की ब्लीडिंग काफ़ी सीरियस ब्लीडिंग होती है। पेशेंट में ख़ास तौर से सीवियर हीमोफिलिक के केस में यूरिन से ब्लीडिंग होना बहुत कॉमन होता है, पर ये रेयरली ही डेंजरस होती है। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, हीमोफीलिया सीरीज़ का पार्ट 3 लेके आऊँगा। तब तक के नमस्कार, थैंक यू।